नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि साइंस वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने साइंस से संबंधित जिन प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपने पहले नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तारपीन का, बेंजीन का, पानी का या फिर केरोसिन का। इन चारों में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर पहला का राइट आंसर हो जाएगा पानी। पानी का अपवर्तनांक तारपीन, बेंजीन और केरोसिन की तुलना में सबसे कम होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा, तभी पता चलेगा दोस्तों कि आप लोग 80 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। तो यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर दूसरा सवाल है दोस्तों, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लेंस की क्षमता। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहा जाता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के कारण प्रकाश की जो किरण होती है वो अपने पथ से मुड़ जाती है, अर्थात विचलित हो जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। आप सभी को बताना है दोस्तों कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या फिर 220 हर्ट्ज। यहाँ पर 3 का राइट आंसर क्या होगा। 3 का यहाँ पर सही आंसर होगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि विभक्त वलय किस में प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर में, डीसी मीटर में, सूक्ष्मदर्शी में या फिर किसी में नहीं। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा डीसी मीटर में। डीसी मीटर में ही विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, डीसी मीटर में ही विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सही जवाब डीसी मीटर होगा। 5 नंबर के सवाल में है दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है या फिर सभी प्रकार का होता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सभी प्रकार का। अवतल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो सभी प्रकार का होता है। छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अवतल लेंस है ना दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो दोस्तों देखिए, हाँ अवतल यहाँ पर उल्टा नहीं है ना। हाँ ठीक है, छोटा, सीधा, आभासी, सही है दोस्तों। उल्टा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है, किसके द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा। देखिए, जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो प्राप्त होता है उत्तल लेंस के द्वारा, लेकिन यहाँ तो अवतल लेंस है और अवतल लेंस आपका छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब देता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ऐसा नहीं है कि आप लोग छोटा मार दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग सीधा मार दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग आभासी मार दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी जाकर आप लोग ऑप्शन को चूज कीजिएगा। ठीक है,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 5 का। 6 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना आग के जलता है। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा दोस्तों कोयला। जो कोयला होता है वो बिना ज्वाला के ही जलता है, ठीक है, बिना ज्वाला के ही क्या होता है तो दोस्तों यह जलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा। कोयला एक ऐसा पदार्थ होता है जो बिना ज्वाला उत्पन्न किए हुए ही जलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 7 नंबर के सवाल में आते हैं बाबू। इसमें पूछा गया है विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है बताएंगे आप लोग। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। जो विद्युत फ्यूज होता है वो दोस्तों धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ऊष्मा जब उत्पन्न होने लगती है तो फ्यूज का जो तार होता है वो गलकर टूट जाता है, और जैसे ही फ्यूज का तार गलकर टूट जाता है तो दोस्तों विद्युत परिपथ जो होता है वो भंग हो जाता है, यानी कि बिजली कट हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हमारा विद्युत फ्यूज होता है, जो हमारा सुरक्षा युक्ति होता है, वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है आप सभी से हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है 2.42। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 9 नंबर के सवाल में है दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो वाट। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर के सवाल में पूछा गया है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। आप लोग बताएंगे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा किसका संकेत करती है। यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 10 का सही आंसर क्या होगा चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 का सही आंसर क्या होगा। 10 में पूछा गया है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत किसका करती है, आप ही लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 10 का सही आंसर होगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा दोस्तों चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 11 नंबर के सवाल में कहा गया है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आप सभी को बताना है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है। यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशाएं होती हैं, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशाएं होती हैं वो होती हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चुंबक के भीतर के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या ले लेंगे तो ले लेंगे उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 12 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। आप लोग बताएंगे कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर 12 का सही आंसर होगा यूरेनियम। क्या होगा यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है
पवनों का देश किसे कहा जाता है? बताएंगे बाबू कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को या फिर अमेरिका को? तो यहाँ पर 13 का सही आंसर होगा डेनमार्क। क्या होगा? डेनमार्क। पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं 14 नंबर के सवाल में। यहाँ पर पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होता है, दिशा होता है या फिर परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों एक भौतिक राशि होती है, और साथ ही दोस्तों कैसी भौतिक राशि? तो सदिश वाली भौतिक राशि। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो सदिश राशि होती है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। 15 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है प्रकाशिक माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशिक यानी कि प्रकाशीय, प्रकाशीय माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। प्रकाशीय माध्यम के 2 प्रकार होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। 16 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारों से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से घटता बढ़ता है। जो प्रकाश क्रमिक रूप से घटता बढ़ता है दोस्तों, इसी कारण जो तारे होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 17 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध दोस्तों बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद करते आप लोग चलिएगा। 18 नंबर के अगर क्वेश्चन में चलें तो इसमें पूछा गया है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? बताएंगे दोस्तों कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में दोस्तों सूखा सेल का उपयोग होता है। किस सेल का? सूखा सेल का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 19 नंबर के सवाल में पूछा गया है कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी को कहा जाता है ऊर्जा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर के सवाल में पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ, वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है दोस्तों? इन दोनों के बीच संबंध होता है एफ बराबर आर बटा में 2। कहीं पर दिया है? तो हाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी में। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है आप सभी से निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? इसमें से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हीरा नहीं रहता तो दोस्तों शीशा हो जाता, शीशा नहीं रहता तो जल हो जाता। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम होगा उसमें प्रकाश का जो विचलन है वो उतना ही कम होगा। मैंने क्या बताया? जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ही कम होगा उस माध्यम में प्रकाश किरण का विचलन उतना ही कम होगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो हीरा होगा, ठीक है। आइए 22 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है, यानी कि सबसे कम दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है दोस्तों कि
अस्पष्ट दूरी समान दृष्टि के लिए जो सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम बात करें दोस्तों दूर के लिए, तो अगर हम बात करें दूरदृष्टि के लिए तो उसकी दूरी कितनी होती है? उसकी दूरी होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। आप लोग याद रखेंगे। 23 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो यहाँ पर 23 का सही आंसर होगा निकेल और क्रोमियम। देखिए नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम। तो दोस्तों नाइक्रोम में हम ना से ले लेंगे निकेल। क्या ले लेंगे? निकेल। और क्रोम से ले लेंगे क्रोमियम। तो आप बता सकते हैं कि नाइक्रोम में कौन कौन सा धातु छिपा हुआ है? तो निकेल और क्रोमियम। यहाँ पर दोस्तों कार्बन और नाइट्रोजन बिल्कुल भी धातु नहीं है। यहाँ पर निकेल तो धातु है लेकिन कार्बन बिल्कुल भी धातु नहीं है। यहाँ पर नॉयलन तो बिल्कुल भी होगा नहीं, और क्रोमियम अगर होगा तो दोस्तों इसके साथ नॉयलन है, तो ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा निकेल एवं क्रोमियम। यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, आइए आते हैं 24 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश उपस्थित रहता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश उपस्थित रहता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। यहाँ पर 24 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये सही आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो 16 है, बिल्कुल भी 1.6 नहीं है। तो सही आंसर होगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, याद रखेंगे। आइए 25 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है विभवांतर का एसआई परिमाणक है, यानी कि एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। जो मात्रक होता है दोस्तों विभव का, वही मात्रक होता है विभवांतर का। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विभवांतर का भी एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 25 का। आइए 26 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। दोस्तों जिस प्रकार से विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एमीटर, ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा जी। 27 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें पूछा गया है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। आई के जगह पर 1 लिखा गया है, इससे बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग समझना एसआई बताएंगे दोस्तों आप लोग। ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऊर्जा का, कार्य का, सबका एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। 28 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaSO4 इसमें 2 गुना जल की मात्रा होती है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जिप्सम का अणु सूत्र यही होता है। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो जल की मात्रा होती है दोस्तों वो कैसी हो जाती है? वो आधा हो जाती है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र। यहाँ पर पूछा गया है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। 28 का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है आप सभी से क्लोरीन की परमाणु संख्या है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होगा? तो 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 30 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें पूछा गया है सामान्यतः
एथेनॉल को क्या कहा जाता है बताइए। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो यहां पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल्कोहल। एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है काली चूना का रासायनिक अणु सूत्र है। काली चूना है ना जी, तो CaO बस काम खत्म। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड 31 का राइट आंसर होगा। 32 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होने वाला गैस का नाम बताना है। ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा। ओजोन तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को इन तीनों में से किसी एक को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 33 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताएंगे। तो दोस्तों मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया था। यहाँ पर ब का मतलब क्या होगा? ब का मतलब होगा बाई। क्या होगा? बाई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ब का मतलब हो गया बाई और क का मतलब हो गया कार्बोनेट। आप लोग देख लीजिए कि किस में बाई कार्बोनेट है। सोडा मतलब सोडियम, सोडियम के साथ देखना है, ठीक है। सोडियम के साथ आप लोग देख लीजिए कि इसमें बाई कार्बोनेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सोडियम के साथ बाई कार्बोनेट है। तो 33 का राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 34 नंबर के सवाल में है कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कौन बदलता है बताएंगे। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र के रूप में परिवर्तित कर देता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा अम्ल, ठीक है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र के रूप में परिवर्तित कर देता है और लाल लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। छार नहीं मारिएगा। अगर आप लोग छार को नीले लिटमस पत्र पर डालिएगा तो उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। छार जो होता है वो क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र के रूप में परिवर्तित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारीय पदार्थ होता है, एक क्षारीय यौगिक होता है और आप सभी को पता है कि क्षारीय प्रकृति के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय प्रकृति के लिए पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 है, 7 यानी कि उदासीन। यहाँ पर 8 है, 8 यानी कि क्षारीय। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10.5 है। अब आप लोगों को देखना है कि इन तीनों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इन तीनों में से राइट ऑप्शन होगा 10.5 वाला, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहाँ पर आप लोग 10.5 लेना, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 10 से ज्यादा होता है, 10 से ज्यादा होता है किसका मान, किसका पीएच मान? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 36 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? बताइए दोस्तों निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? अधातु है दोस्तों, अधातु, अधातु चमकीला है। आयोडीन, आप सभी जानते हैं कि आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है, चमकता है। 36 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। आइए 37 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा धातु, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? अत्यधिक अभिक्रियाशील वाला धातु है सोडियम। कौन है? सोडियम। यहाँ पर 37 का राइट आंसर होगा दोस्तों सोडियम। सोडियम के बाद क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या होगा? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 38 नंबर के सवाल में पूछा गया है
ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 8। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 2 6। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या 6 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 39 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें पूछा गया है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, इसका क्रियाशील समूह आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कीटोन होगा, कीटोन। ब्यूटेनॉन है ना, ब्यूटेनॉन है, कीटोन होगा। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कीटोन के लिए ही एनॉन आता है। कीटोन के लिए क्या आता है? आईयूपीएसी नाम के लिए कीटोन में आईयूपीएसी नाम के लिए एनॉन आता है। तो सही आंसर यहाँ पर ब्यूटेनॉन के लिए क्या होगा? तो कीटोन होगा, कीटोन। ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेनॉन एक कीटोन कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? 3। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल आबंध बनता है ना जी, बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? एल्किन का समान सूत्र होता है बाबू CnH2n। क्या होता है? CnH2n। एल्किन का समान सूत्र होता है CnH2n। एल्किन का समान सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 42 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है 42 नंबर के क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की टोटल संख्या कितनी है? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। और वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या 18 है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 43 नंबर के सवाल में अगर आएँ तो इसमें पूछा गया है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु के आकार में कौन सा परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा परमाणु साइज बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु साइज बढ़ता है। 43 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी समूह में दोस्तों अगर आप लोग ऊपर से नीचे की ओर जाइएगा ना तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार काहे बढ़ेगा जी? काहे से कि दोस्तों परमाणु संख्या बढ़ेगा। देखिए जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। परमाणु संख्या बढ़ने के कारण उनकी कक्षाएं बढ़ेंगी, कक्षाएं बढ़ने के साथ कक्षा की त्रिज्या बढ़ेंगी, कक्षा की त्रिज्या बढ़ने के साथ दोस्तों परमाणु का जो आकार होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर आते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? तरल तरल तरल। तो यहाँ पर 44 का सही आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में, यानी कि द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 45 नंबर के अगर सवाल में आए तो इसमें पूछा गया है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, नाइट्रोजन का होता है 7। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 45 का राइट आंसर होगा। 46 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर लेड है और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है। अभिक्रिया कराने पर दोस्तों यहाँ पर बन जा रहा है लेड क्लोराइड और यहाँ पर निकल जा रहा है कॉपर। तो दोस्तों इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो क्या करता है कि कॉपर नहीं, जो लेड है वो क्या करता है कि कॉपर को विस्थापित कर कर इसके स्थान पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर 47 नंबर के सवाल में आते हैं।
47 नंबर सवाल में कहा गया है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर के सवाल में पूछा गया है दोस्तों, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? आप लोगों को उस गैस का नाम बताना है दोस्तों जो कि जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप बनता है। तो देखिए अभिक्रिया करा दीजिए ना जी। यहाँ पर जिंक ले लीजिए, जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अभिक्रिया करा देंगे तो हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा ZnCl2, यहाँ पर बन गया ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड और निकल गया हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर के सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है जी इसमें? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सिल्वर। 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिल्वर नहीं होगा, कॉपर होगा, कॉपर। यहाँ पर कॉपर होगा, ठीक है, कॉपर। हाइड्रोजन के नीचे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर कॉपर होगा, कॉपर होगा दोस्तों, कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन अधातु है? अधातु कार्बन है, यहाँ पर आयरन धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोना भी धातु है, लेकिन कार्बन बिल्कुल भी धातु नहीं है बल्कि क्या है? अधातु है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 नंबर के सवाल में है कैल्शियम की परमाणु संख्या है दोस्तों, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए 52 नंबर सवाल है सिलिका क्या है? आप लोग बताएंगे कि सिलिका क्या है। सिलिका क्या है जी? सिलिका दोस्तों एक प्रकार का अधातु है। क्या है? अधातु। 52 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 52 का राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सिलिका। पूछा है ना, सिलिका क्या है? सिलिका, सिलिका धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि कोई नहीं? सिलिका क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो सिलिका होगा ना वो ना ही धातु होगा, ना ही अधातु होगा, ना ही उपधातु होगा, यहाँ पर कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे 52 का। 53 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3। नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसलिए 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर के सवाल में है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर तो ऑप्शन मारा हुआ है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर के अगर सवाल में चलें तो इसमें पूछा गया है कौन सा एंजाइम इमाल्सीकृत वसा का पाचन करता है? इमाल्सीकृत वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? आप लोगों को उस एंजाइम का नाम बताना है, तो बताएंगे यहाँ पर 55 का राइट आंसर। 55 का यहाँ पर सही आंसर होगा लाइपेज। लाइपेज एंजाइम के द्वारा ही दोस्तों इमाल्सीकृत वसा का पाचन होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा। 56 नंबर के अगर क्वेश्चन में चलें तो इसमें पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त जो कणिकाएं होते हैं उनको लाल कौन बनाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 56 का? 56 का सही आंसर होगा लोहा के यौगिक। किसके यौगिक? लोहा के यौगिक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर के सवाल में है फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है? फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो 57 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑक्जिन। ऑक्जिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा। 58 नंबर के अगर सवाल में चलें तो इसमें पूछा गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं वो क्या कहलाती है? जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को पैदा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर हो जाएगा जनन। क्या होगा? जनन। यहाँ पर जनन प्रक्रिया के द्वारा ही जो जीव होते हैं वो अपने जैसे संतानों को पैदा करते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
59 नंबर के सवाल में है सामान्य प्रंकुचन रक्तदाब कितना होता है। सामान्य प्रंकुचन रक्तदाब कितना होता है, तो यहाँ पर 59 के लिए सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 120 मिलीमीटर। कितना? 120 मिलीमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर के सवाल में पूछा गया है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पौधों के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन को पौधों के अन्य भागों तक किसके द्वारा भेजा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फलोयम। क्या होगा? फलोयम। फ यानी कि फूड, फ का मतलब फूड, फूड यानी कि भोजन, भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो फलोयम के द्वारा। ज यानी कि जल, ज यानी कि जल, जल यानी कि पानी, पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों जाइलम ऊतक और फलोयम ऊतक ये दोनों के दोनों संवहन का काम करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी पदार्थ को पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों इन दोनों ऊतकों को क्या कहा जाता है, इन दोनों ऊतकों को कहा जाता है संवहनी ऊतके। क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतके। तो यहाँ पर देखिए भोजन के लिए क्या होगा, भोजन के लिए राइट आंसर होगा फलोयम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 61 नंबर के सवाल में है अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा है। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर 61 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्णपलव की पेशियाँ, पुच्छ कशेरुकाएँ, निषेचक पटल, ये तीनों होगा अवशेषी अंग, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 62 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी किस पोषी स्तर से संबंधित होते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी किस पोषी स्तर से संबंधित होते हैं, आप लोग बताएंगे। यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं दोस्तों वो किस पोषी के अंतर्गत आते हैं, आप लोग बताएंगे। प्रथम पोषी के अंतर्गत, द्वितीय पोषी के अंतर्गत, तृतीय पोषी के अंतर्गत या फिर चतुर्थ पोषी के अंतर्गत। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पोषी के अंतर्गत। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। 63 नंबर के सवाल में पूछा गया है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है जी, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है या फिर वर्णी लवक में पाया जाता है या फिर संवेक्त रक्त कण में पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 64 नंबर के सवाल में पूछा गया है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। उत्सर्जी अंग का नाम बताना है जो कि हमारे शरीर में वो प्रमुख है। ठीक है, तो किडनी। ठीक है, अगर किडनी फेल हो गया तो हम लोग अपने शरीर से बिल्कुल भी वर्ज्य पदार्थों का बिल्कुल भी दोस्तों त्याग नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर से जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, उनका निष्कासन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। किसके द्वारा, तो किडनी के द्वारा। जब किडनी फेल हो जाएगा ना तो हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं भोजन के पचने के बाद उनका बिल्कुल भी निष्कासन नहीं हो पाएगा। तो सही आंसर 64 का क्या होगा, 64 का राइट आंसर हो जाएगा किडनी यानी कि ब्रेक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 65 नंबर के सवाल में पूछा गया है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्यों में, घोड़े में, काकरोच में या फिर स्त्री में। तो सही आंसर होगा काकरोच। क्या होगा, काकरोच। हो सकता है ऑप्शन में दे दे तेलचट्टा, तेलचट्टा को ही काकरोच कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 66 नंबर के सवाल में है दोस्तों कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि कौन सी है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक कौन सी विधि है दोस्तों, कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन या फिर इनमें से सभी। तो 66 के यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 67 नंबर के सवाल में है पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, बताएंगे। पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, जल मंडल आता है कि तीनों ही मंडल आता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही आता है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये तीनों मंडल मिलकर ही हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं, हमारे पर्यावरण का दोस्तों उत्पत्ति करते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं
हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसी को तो पर्यावरण कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको पर्यावरण कहते हैं। हम दोस्तों अपने आसपास क्या देखेंगे? हम अपने आसपास स्थल देखेंगे, स्थल पर उपस्थित बहुत सारे घर देखेंगे, मकान देखेंगे, बिल्डिंग जो भी होता है, फिर यातायात के जो साधन होते हैं, जो खेत होता है, जो नदी होता है, जो तालाब होता है, यही सब हम देखते हैं। ठीक है, ऊपर ताकेंगे तो हमें वायु दिखाई देगा, आकाश दिखाई देगा। ठीक, अगर इधर उधर देखेंगे तो जल दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये तीनों मंडल ही आ जाएंगे किसके अंतर्गत? तो पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, 68 नंबर के सवाल में है, गोबर छत्ता क्या है जी? गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता दोस्तों एक प्रकार का मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता एक प्रकार का मृत जीवी है। गोबर छत्ता को ही कहा जाता है मशरूम यानी कि कवक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 नंबर के सवाल में है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है जी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। 69 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर दोस्तों, स्ट्रोमा में नहीं, ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रकाश के द्वारा होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इन चारों में से कौन है? इन चारों में से जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो 70 का राइट आंसर होगा डीडीटी। क्या होगा? डीडीटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर के सवाल में पूछा गया है, कौन सा पौधा कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन प्रदर्शित करता है? आप सभी को उस पौधे का नाम बताना है जो कि कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन प्रदर्शित करता है। तो 71 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू गुलाब। क्या होगा? गुलाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुलाब। ठीक है, 72 नंबर के सवाल में है, काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होती है? काला जार वाला जो बीमारी है दोस्तों वो किस रोगजनक के द्वारा होती है, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर होगा लेशमेनिया। लेशमेनिया, लेशमेनिया के कारण ही दोस्तों यह बीमारी होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर के सवाल में है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? आप लोग उस पुष्प का नाम बताएंगे जो कि द्विलिंगी है। द्विलिंगी पुष्प इसमें से कौन है बताएंगे? गुलाब पुष्प है, लौकी पुष्प है, पपीता पुष्प है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 73 का यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों गुलाब पुष्प। गुलाब पुष्प हमारा एक प्रकार का द्विलिंगी पुष्प है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 नंबर सवाल में पूछा गया है, मानव में भ्राणग्राही कहाँ स्थित होते हैं? मानव में भ्राणग्राही कहाँ स्थित होते हैं? आँखों में, नाकों में, कानों में, या फिर सभी में? तो 74 का सही आंसर होगा सभी में। भ्राणग्राही जो होता है वो आँख, नाक और कान इन तीनों में ही उपस्थित होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 नंबर के सवाल है दोस्तों, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उन्हें कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करने वाला हमारे मस्तिष्क का जो भाग है उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो 75 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क के द्वारा ही हमारे शरीर में होने वाली जो ऐच्छिक क्रिया है वो नियंत्रित होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 76 नंबर के सवाल में पूछा गया है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? आप लोगों को उस ग्रंथि का नाम बताना है दोस्तों जिसकी सहायता से जंतुओं में वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। देखिए, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि वाला जो ग्रंथि होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के कारण ही हमारे लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई चाहे हमारे शरीर के किसी भी अंग का क्यों ना हो। ठीक है, देखिए अगर वृद्धि होगा तो दोस्तों आपके पूरे शरीर का होगा। ऐसा नहीं है कि मूड़ी का होगा तो हाथ का ना, हाथ का होगा तो पैर का ना, पैर का होगा तो पेट का ना। वृद्धि होगा तो हर एक अंग का होगा। ठीक है, चेहरा का भी होगा, शरीर का भी होगा, और शरीर का आने का मतलब है आपके पेट का भी होगा, छाती का भी होगा और हाथ का भी होगा। शरीर के हर एक अंग का ही वृद्धि होगा। और वृद्धि करने में कौन ग्रंथि सहायक होता है? वृद्धि करने में पीयूष ग्रंथि ही सहायक होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 77 नंबर के अगर सवाल में आए तो पूछा गया है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर होगा मेंडल। क्या होगा? मेंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 78 नंबर सवाल है,
देख सकते हैं 78 नंबर के सवाल में पूछा गया है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ऑलरेडी पहले से ही मारा हुआ है दोस्तों। देखिए, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है XX। मुझे पता है कि आप लोगों को यह पता था, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। 79 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। देखिए, 79 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है। इनमें से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर होगा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर दोस्तों एक जैव निम्नीकरणीय कचरा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम बात करें 80 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसमें पूछा गया है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज से क्या बनता है। निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज से क्या बनता है। दोस्तों, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है और निषेचन की क्रिया होने के पश्चात जब युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसके बाद क्या बनता है भाई। उसके बाद दोस्तों बनता है भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भ्रूण के बाद ही दोस्तों हमारे अंगों का निर्माण होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10 से संबंधित साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 80 BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताया है। ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि आप लोगों के साइंस वाले एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। हर एक प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जैसे ही दोस्तों इंटर का एग्जाम खत्म होगा, वैसे ही आप लोगों का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। समय बिल्कुल भी आप लोगों के पास नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो अगर दोस्तों प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।